हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फीलिया पर। एक बार फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसके पहले हम भारत शासन अधिनियम 1909 लास्ट क्लास में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। बहुत ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बार यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ऊपर से ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए देखते हैं कि क्या इसमें था, कि क्यों ये आया। तो होता यह है कि 1909 में जो होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट जो आता है, जिसके तहत मुस्लिमों को अलग निर्वाचक क्षेत्र दे दिया जाता है और उनका मताधिकार भी पृथक कर दिया जाता है, जिससे जहाँ पर भी जो मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और वोट भी मुस्लिम ही करेगा। तो लोगों में ये एक असंतोष की भावना थी। ठीक है, तो होता क्या है कि 1909 में भारत शासन अधिनियम जो आता है वो भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण नहीं कर पाता। अब ये स्वशासन क्या है? स्वशासन का मतलब यह था कि भारतीय चाह रहे थे कि जो भारत का जो इंटरनल मैटर है, जो आंतरिक मामला है, कम से कम उस पे जो शासन और प्रशासन का अधिकार उनका रहे। ठीक है, आंतरिक मैटर पे जैसे भारत में जितने भी अंदरूनी मामले हैं, जैसे संचार, रक्षा और विदेश को छोड़कर जो भी आएगा वो अंदरूनी मामला होता है। और भारत के लोग चाहते थे, जो भी बड़े लीडर थे वो चाहते थे कि कम से कम आंतरिक मैटर जितना हो उस पर हम शासन करें। तो स्वशासन वही था। और स्वशासन की मांग स्टार्टिंग से ही 1905 से ही चलने लगा था, जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन हुआ था, हालांकि उससे पहले से भी चल रहा था नरम दल के थ्रू, लेकिन वह लिबरल फॉर्म में चल रहा था। जब गरम दल इस्टेब्लिश होता है तो वो काफ़ी कठोर रूप से मांग करता है इसका, स्वशासन का। अब बाद में आके पूर्ण शासन की मांग भी होगी। तो यहाँ पे जो था सांप्रदायिक आधार पर मतदान का अधिकार दे दिया गया था। किसको? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के थ्रू मुसलमानों को अलग से निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया था, जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और मतदान भी मुस्लिम ही करेंगे। तो इसी से लोगों में असंतोष था। ठीक, फिर होता है 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता होता है 1916 में। तो यहाँ पे कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी यहाँ पे समझौता होता है। और गरम दलम नरम दल, गरम दल और नरम दल भी आकर यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1916 में आके एक होते हैं। इन सब का बैकग्राउंड है। होता क्या है कि 1909 में मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचक क्षेत्र जरूर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेज जो होता है उनके विकास या डेवलपमेंट पे इतना काम करते नहीं है। तो लोगों को लगता है यार ये हमें बांटने और राज करने का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, हमें बांट कर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो इसलिए जो होता है मुस्लिम लीग जो होता है जाके कांग्रेस से मिल जाती है 1916 में। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, इसलिए मिल जाती है। और गरम दल नरम दल भी ऐसा ही था। ठीक है, तो ये इतिहास का टॉपिक है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। तो होता क्या कि जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और इसी को जो होता है हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो इसमें जो होता है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन थे? ये थे भारत सचिव। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। भारत वायसराय थे, जबकि ये भारत सचिव थे, इंग्लैंड में बैठते थे। ठीक, इसी के तहत जो होता है प्रांतों में दैश शासन की शुरुआत की गई। दैश शासन की शुरुआत क्या थी?
इसको बताएंगे। इसको अगर आप नोट करना चाहे तो कर ले, क्योंकि इसको मुझे बताना है द्वैध शासन क्या है। इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा रोक कर अगर करना चाहें आप लोग। द्वैध शासन क्या था देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। ठीक है, जस्ट वैसे ही जैसे आज हम अनुसूची 7 पढ़ते हैं, जिसमें राज्य सूची के विषय, संघ सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय पढ़ते हैं, जस्ट वैसे ही उस समय जो होता है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। ठीक, और प्रांतीय विषयों को अलग, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया, तो प्रांतीय विषयों को जो होता है 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि दैश शासन की शुरुआत जो होती है वो प्रांतों में होती है यहाँ पे। ठीक है, प्रांतों में दैश शासन की शुरुआत होती है। 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या था? आरक्षित विषय। दूसरा भाग क्या था? स्थानांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आरक्षित विषय में कौन कौन से थे? जैसे राजस्व था, पुलिस, सिंचाई, राजस्व, पुलिस, सिंचाई, ये सब बड़े बड़े जो सब्जेक्ट थे वो जो होता है आरक्षित विषय के अंतर्गत थे, आरक्षित विषय के अंतर्गत थे। जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन थे, कौन कौन कुछ था? स्थानीय स्वशासन, शासन, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईटीसी इत्यादि। हाँ, इसमें भी और टॉपिक थे, लेकिन बस यही पढ़े। स्वास्थ्य, राजस्व थे, पुलिस था, सिंचाई था, यहाँ तक कि भूमि कर भी इसी पे आता है, ईटीसी। अब ये विषय था गया। देखिए यहाँ पे भी अंग्रेज जो होता है वो बहुत चालाकी करते हैं। जो भी डोमिनेंट सब्जेक्ट था, जिससे पैसा, इनकम जनरेट होता है या पैसा आता है, वो अपने पास रखेंगे, जिससे पावर उनके पास रहे। जैसे राजस्व, ठीक है, पैसे का सबसे बड़ा वो होता है स्रोत। पुलिस जिसके पास रहेगा वो पावर में रहेगा। सिंचाई, भूमि कर। जबकि यहाँ पे क्या होगा? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे जो होता है शासन कौन करेगा? गवर्नर करेगा। इस पे शासन जो होता है गवर्नर करेगा अपने परिषद के सलाह पर। यहाँ पर भी शासन कौन करेगा? गवर्नर। भारतीय मंत्रियों की सलाह पर।
ठीक, दोनों जगह गवर्नर जनरल ही शासन करेगा, बट यहाँ पे जो होता है शासन करेगा परिषद के सलाह पे अपने, वहाँ पे भारतीय मंत्रियों के सलाह पर शासन करेगा। तो भारतीय मंत्रियों को जो होता है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया गया, छोटा छोटा सब्जेक्ट दिया गया, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ज़्यादातर उत्तरदायित्व का सब्जेक्ट दिया गया। जैसे स्थानीय स्वशासन क्या है, आप लोकल में शासन कर रहे हैं, नाली साफ करवाइए, सड़क बनवाइए, स्वास्थ्य उनका देखिए, ठीक है। लेकिन इनके पास पैसा इतना था नहीं, तो ये इतना कर भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में असंतुष्टि पैदा करने के लिए, भारतीयों में ही भारतीयों के प्रति असंतुष्टि पैदा करने के लिए ऐसा काम किया गया। ठीक, यहाँ पे कौन शासन कर रहा है, भारतीय मंत्री। उनको क्या मिला, स्थानीय स्वशासन, वो अपने लोगों के लिए काम ही नहीं करवा पाएंगे। शिक्षा, पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा सही से नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य, हॉस्पिटल ही नहीं है सही से। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात पैसे वाला जो होता है, जो जितने भी सब्जेक्ट थे वो आरक्षित विषय में थे और इनसे मांगना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, सिंचाई इनके पास है लेकिन कृषि इनके पास रहेगा। ठीक, अब एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए सिंचाई करना पड़ेगा, सिंचाई के लिए आपको इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो सब मिला के जो उत्तरदायित्व का जितने भी सब्जेक्ट थे वो भारतीयों को दिया गया, ताकि वो उनके भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। जबकि वो काम ही नहीं कर पा रहे थे, तो फिर भाई उनमें असंतोष पैदा होगा ही पब्लिक में। ठीक, तो ये था केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया, और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, ठीक, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। अगर इसको नोट कर लिए तो मैं आगे वाला टॉपिक पॉइंट बताऊं, हटा रहा हूँ उसको। अब क्या देखते हैं, हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लाया गया, स्थापित किया गया, किसके तहत, इसी एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लाया गया। मतलब समझ रहे हैं आप, केंद्रीय विधान परिषद को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक बांटा गया राज्य परिषद, एक को बांटा गया विधानसभा। ये क्या थी, उस समय की उच्च सदन थी। ठीक है, जो आज़ादी के बाद राज्यसभा कहलाई। ये क्या थे, निम्न सदन। जो आज़ादी के बाद लोकसभा कहलाई। इनका कार्यकाल जो था 5 वर्ष, इनका कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक, राज्य परिषद और विधानसभा में बांटा गया। राज्य परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा गया। आज़ादी के बाद इसे ही राज्यसभा कहा गया और इसे लोकसभा कहा गया, निम्न सदन को। ठीक, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि उसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। इसमें सदस्य कितने थे, इसमें सदस्यों की संख्या बताया मैंने, 60 कर दिया गया था। ठीक है, इसमें सदस्य कितने थे, 144। कहीं कहीं पे 145 मिलता है, बट एनसीईआरटी 144 मानती है। ठीक, इसमें जो होता है 34 सदस्य
34 सदस्यों का निर्वाचन होता था। 34 सदस्यों का निर्वाचन और अन्य मनोनीत। इसमें 144 में 104 का निर्वाचन होता था। बाकी अन्य मनोनीत। मतलब 104 का निर्वाचन, मतलब 40 मनोनीत होते थे यहाँ पे। यहाँ पे 34 सदस्यों का निर्वाचन होता था, मतलब 16 मनोनीत होते थे। ठीक, तो केंद्रीय विधान परिषद था। केंद्रीय विधान द्विसदनात्मक, मतलब 2 सदन हुए। ठीक, द्विसदनात्मक। एक सदन ये हुआ उच्च सदन जिसको राज्य परिषद, एक विधानसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है। 2 सदन हुआ। ठीक, सदन का मतलब 2 हाउस। जैसे इस समय वर्तमान में है कि जो संसद जो होता है उसके पास 2 सदन है, लेकिन उसका अंग 3 है। अंग 3 में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, जबकि सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा है। तो वैसे 2 सदन में बांटा गया, राज्य परिषद और विधानसभा। राज्य परिषद को उच्च सदन, विधानसभा को निम्न सदन। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 3 वर्ष। इसमें सदस्य संख्या 60, इसमें सदस्य संख्या 144, इसमें 34 का निर्वाचन होता था, बाकी अन्य मनोनीत होते थे। इसमें 104 का निर्वाचन होता था, बाकी अन्य मनोनीत होते थे। ठीक है, तो अगर नोट करना चाहे तो कर लें, बाकी मैं अगला पॉइंट बताऊं, हटा रहा हूँ। बाकी तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत जो होता है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। ठीक, ये फैक्ट है। अब पहली बार, 5वां पॉइंट देखिए, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। मतलब अभी तक भारत में डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। मैंने बताया कि मनोनयन का 1861 के तहत मनोनीत के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। फिर 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव आया था, और 1909 में भी अप्रत्यक्ष चुनाव था, लेकिन 1919 के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या था, ये देखते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो बेस था, प्रत्यक्ष चुनाव जैसे इस समय हम लोग डायरेक्ट चुनाव देते हैं, लोकसभा के मेंबर या विधानसभा के मेंबर को हम लोग डायरेक्ट वोट देकर चुनते हैं, वही प्रत्यक्ष चुनाव का कॉन्सेप्ट है। इसका बेस क्या था, संपत्ति एवं कर। संपत्ति एवं कर का मतलब जिसके पास संपत्ति होगा और जो कर देगा वही वोट देने का अधिकार था। इसमें महिलाओं को भी पहली बार वोट का अधिकार मिला। महिला को भी वोट को अधिकार मिल जाएगा इसमें। ठीक है, पहली बार इसी समय महिला को अधिकार मिलता है वोट का। और उस समय जो होता है ब्रिटेन का जो होता है पीएम जो रहता है वो रहता है लॉर्ड जॉर्ज। ठीक, बाकी अगर नोट करना चाहे तो कर लें, आगे मैं बढ़ूँ। कुछ पॉइंट और मुझे बताना है। ठीक, एक पॉइंट और बता देता हूँ जहाँ से आने की चांसेस है। छठा पॉइंट, भारत सचिव की जो होता है सहायता के लिए
भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है इस भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए भारत सचिव कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में बैठता था। अब इसके सहायता के लिए हाई कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा। ठीक, और इसी के तहत जो होता है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। और लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है? 1926 में गठन होता है। किस समिति के तहत? ली कमेटी के तहत। ली कमेटी जो होता है रिपोर्ट देती है, ली कमेटी। और इसका गठन कब हुआ था? ली कमेटी का गठन कब हुआ था? 1923 में। एक ली कमीशन गठित होता है 1923 में, जो अपनी रिपोर्ट देती है कि भारत को, जो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान इसमें किया गया। तो ली समिति को गठित किया गया 1923 में, और उसने अपना रिपोर्ट दिया। उसके बाद 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसको उस समय FPSC कहा जाता था, फेडरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, जैसे इस समय UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस समय क्या था? फेडरेशन सब FPSC फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन था, संघी। ठीक, फेडरेशन में भी संघ होता है, थोड़ा सा अंतर होता है फेडरेशन में और यूनियन में। ये जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में आएंगे, आर्टिकल 1 में, तो वहाँ पे बताया जाएगा क्या है। ठीक, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया ली कमेटी के आधार पर। ली कमेटी का गठन 1923 में किया गया और लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। इसके तहत प्रावधान सिर्फ किया गया था। ठीक, बाकी सॉरी, तो हम आज के लिए इतना ही। और जो मैंने बताया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, उसको दो भागों में, दो सदनों में बांटा गया। एक का नाम जो था वो केंद्रीय राज्य परिषद, और एक का नाम जो होता है विधानसभा था। राज्य परिषद ही जो होता है ये राज्यसभा कहलाती है आज़ादी के बाद, और विधानसभा ही ये लोकसभा कहलाती है आज़ादी के बाद। ठीक, और ये जो होता है राज्य परिषद और लोकसभा, राज्य परिषद और विधानसभा जो होता है, इन दोनों की शक्तियां समान रूप से पैरेलल थी। लेकिन जो होता है बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को था, जैसे आज भी है। आज भी यही प्रावधान है लगभग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।